हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास या भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति। भारत में ब्रिटिश शिक्षा के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। देखिए, अंग्रेज जब आए भारत में और 1764 में जब बक्सर का युद्ध उन्होंने जीता, तो एक तरह से कंपनी जो एक व्यापारी कंपनी थी, वह अब एक राजनीतिक शक्ति बन गई भारत की। और जब राजनीतिक शक्ति बन गई तो इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उसमें प्रमुख भूमिका थी ईसाई धर्म वालों की। और ईसाई धर्म के जो लोग थे, उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें लिखकर हिंदू और मुसलमान धर्म का आलोचना किया। जैसे ईसाई धर्म के संस्थापक को झूठा पैगंबर कहा और भारतीय धर्म ग्रंथ को अज्ञान का पुंज कहा। ये सब जो ईसाई धर्म के लोग थे, वो भारत के बारे में, भारतीय साहित्य के बारे में या जो हिंदू साहित्य है या मुस्लिम साहित्य है, उसके बारे में इन लोगों ने जो है अपना विचार रखा, जो तार्किक नहीं था, लेकिन फिर भी वह सत्ता में थे, शक्ति में थे। सबसे पहला काम 1781 में वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसने कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया 1781 में। कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया। देखिए, कलकत्ता मदरसा का स्थापना करने का ये उद्देश्य यह था कि जो मुस्लिम धर्म ग्रंथ है उसका अध्ययन करना। और इसका अध्ययन इसलिए करना क्योंकि भारत में उस समय मुगल शासन ही था और मुगल शासन के का भी परंपरा भी समाप्त नहीं हुआ था। तो उसी के तर्ज पर उस कैसे शासन चल रहा है, उसके मुस्लिम धर्म ग्रंथ को पढ़ के जो है कलकत्ता मदरसा, मतलब यहाँ से जो है उस धर्म ग्रंथ को अध्ययन किया जाए और अंग्रेजी शासन जो है ठीक से चले, इसका पता किया जाए। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया बनारस। देखिए, उन्होंने कहा सबसे पहले बनारस में एक ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने जो है बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला और इसका भी उद्देश्य था यही कि जो भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा हुआ है, उसके अध्ययन को प्रोत्साहन देना। इसका अर्थ यह है कि भारत की जो दो महान धर्म है, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, उन दोनों के जो धर्म ग्रंथ है या साहित्य है, उसको अध्ययन करके ब्रिटिश जो है भारत की जो परंपरागत शासन प्रणाली थी उसके बारे में जानना चाहते थे। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था। इसका उद्देश्य यह नहीं था कि वह कलकत्ता मदरसा स्थापित करके मुस्लिमों का उद्धार करना चाहते थे या बनारस में संस्कृत कॉलेज खोल के संस्कृत के जो बनारस में आचार्य थे उनका तरक्की चाहते थे। ये इसलिए इस जगह पर खोला कि कलकत्ता जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस समय मुस्लिम संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था और बनारस भी जो है हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसी समय 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। उनका नाम था आपको लॉर्ड वेलेस्ली, लेकिन आपको मैंने बताया था कि 1802 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कारण इस कॉलेज को बंद करना पड़ा, फोर्ट विलियम कॉलेज को। फोर्ट विलियम कॉलेज में सिविल सेवा का जो ब्रिटिश सिविल सेवक थे उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके पहले एक कुछ काम हुआ। संस्कृत से पहला ग्रंथ जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति का पहला संस्कृत ग्रंथ है जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उसको अनुवाद किया गया एक कोड ऑफ जेंटल लॉज के नाम से। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे विलियम जोन्स जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी थे और उन्होंने ही कलकत्ता में जो है एक एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया।
विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किया और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। गीत गोविंद भी संस्कृत में है और अभिज्ञान शकुंतलम भी संस्कृत में है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास लिखे थे और गीत गोविंद जयदेव लिखे थे। इस दोनों ग्रंथ का विलियम जोन्स ने संस्कृत में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। और एक थे विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया और साथ साथ हितोपदेश का भी अंग्रेजी अनुवाद किया। और ये सब का उद्देश्य मात्र एक ही था कि भारत में जो है हिंदू धर्म ग्रंथों को का अध्ययन किया जाए और उसके आधार पर जो है भारतीय परंपरा को जाना जाए। मुसलमानों का, इन अंग्रेजों का यही उद्देश्य था। अब है 1813 का एक्ट। 1813 का जो एक्ट आया उसमें यह चार्टर एक्ट आया, उसमें कहा गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया ब्रिटिश सरकार खर्च करेगी। शिक्षा पर 1 लाख रुपया ब्रिटिश सरकार खर्च करेगी। लेकिन जो 1 लाख रुपया प्रावधान किया गया वो 1823 तक 23 तक खर्च ही नहीं किया जा सका। और क्यों नहीं खर्च किया जा सका? क्योंकि ये शिक्षा पर जो खर्च होगा वो कहाँ होगा? आंगनवाड़ी पर होगा या प्राच्यवादी पर होगा। यही डिसीजन नहीं हो सका, निर्णय नहीं हो सका कि शिक्षा पर पैसा कहाँ खर्च होगा। तो आंगनवाड़ी पर शिक्षा खर्च, आंगनवाड़ी का हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा पर, प्राच्यवादी हुआ भारतीय जो परंपरागत शिक्षा है जो संस्कृत में है चाहे फारसी में है जो उस पर खर्च किया जाए। तो इस पर डिसीजन नहीं हो सका। 1813 में इसके लिए एक लोक शिक्षा समन्वय समिति का गठन हुआ। लोक शिक्षा समन्वय समिति का गठन हुआ कि पैसा कैसे खर्च किया जाए, आंगनवाड़ी पर खर्च किया जाए या प्राच्यवादी पर खर्च किया जाए। लोक शिक्षा समन्वय समिति में इसके जो सचिव थे वो प्रिंसेप थे। वो कौन थे? प्रिंसेप थे। और मंत्री कौन थे? विल्सन थे। लोक शिक्षा समिति में 10 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे। 5 जो थे वो प्राच्यवादी थे और 5 जो थे आंगनवादी थे। प्राच्यवादी जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो की परंपरा के थे। वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो दोनों जो हैं प्राच्यवादी थे और भारतीय ज्ञान और साहित्य जो यहाँ की जो देशज भाषा में संस्कृत और फारसी भाषा का प्रोत्साहन चाहते थे। अंग्रेजी शिक्षा भी, अंग्रेजी विज्ञान का भी भारत में प्रचार चाहते थे वारेन हेस्टिंग्स या मिंटो जो प्राच्यवादी थे। लेकिन वो चाहते थे कि यह भी जो है भारतीय भाषा में दिया जाए। और आंगनवाड़ी का कहना था कि नहीं, जो यूरोपीय साहित्य और विज्ञान की चीजें हैं वो अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाए। तो इस परंपरा के वारेन हेस्टिंग्स भी थे, लॉर्ड मिंटो भी थे और प्राच्यवादी में प्रिंसेप भी थे, मुनरो थे, एल्फिस्टन्स थे। ये सभी जो थे प्राच्यवादी, इंपॉर्टेंट प्राच्यवादी थे। वारेन हेस्टिंग्स हुए, लॉर्ड मिंटो हुए, प्रिंसेप हुए, मुनरो हुए, एल्फिस्टन्स हुए। और आंगनवाड़ी में जो हुए इंपॉर्टेंट हुए विलियम बेंटिक हुए, राजा राम मोहन राय हुए और टीवी मैकाले हुए। ये सब जो थे आंगनवादी थे जो चाहते थे कि यूरोपीय भाषा में ही, अंग्रेजी भाषा में ही जो है यूरोप का जो ज्ञान विज्ञान है भारत में दिया जाए। इसी बीच 1813 में यह बना और इसी समय 1817 में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया और इसमें संस्थापक थे ईस्ट हाइड, उनका नाम था ईस्ट हाइड, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। ये 3 आदमी मिलकर जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना की 1817 में। ईस्ट हाइड, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। बाद में यही हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। अब यह विवाद जो है आंगनवादी और प्राच्यवादी के बीच काफी तीव्र गति से बढ़ता चला गया कि भाई शिक्षा जो है प्राच्य भाषा में दिया जाए, भारत की जो देशज भाषा है संस्कृत और फारसी में। और आंगनवादी का कहना था कि नहीं, जो है यह अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाए।
और दुर्भाग्य यह था कि इस दोनों में 5-5 सदस्य थे। आंगनवाड़ी भी 5 थे और प्राच्यवादी भी 5 थे, कुल 10 सदस्य थे। फैसला कैसे हो? अंतिम में जब लॉर्ड गवर्नर जनरल बनकर आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो वो टीबी मैकाले को इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं, लोक शिक्षा समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। और जब मैकाले बनते हैं तो मैकाले जो है 2 फरवरी 1835 को एक स्मरण पत्र जारी करते हैं, 2 फरवरी 1835 को मैकाले घोषणा करते हैं। मैकाले को है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक उसी को कहा जाता है, मैकाले को ही। मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। मैकाले ने जो उद्देश्य मैकाले ने जो शिक्षा नीति दिया उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन या विपर्यवेशन का सिद्धांत या अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और थ्योरी ऑफ इन्फ्लेटेशन दिया या विपर्यवेशन का सिद्धांत दिया, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत दिया। इसका उद्देश्य यह नहीं था कि भारत में जनसाधारण को शिक्षित करना है। इसमें यह था कि शिक्षा जो है उच्च और मध्यम वर्ग को दी जाएगी और वह छन कर निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। इसी को थ्योरी ऑफ इन्फ्लेटेशन या विपर्यवेशन का सिद्धांत या अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत दिया जाता है। मैकाले का कहना था, मैकाले जो था भारत का जो क्लासिकल साहित्य था उसका बहुत बड़ा आलोचक था और वो कहता था कि यूरोप की एक अलमारी, पुस्तकालय की अलमारी भारत के सभी जो पुस्तकालय हैं, जो ग्रंथ है उससे बेहतर है। यूरोप की एक लाइब्रेरी का एक जो अलमीरा है वह श्रेष्ठ है पुस्तकों से भरा हुआ, जो भारत का संस्कृत और फारसी साहित्य या उर्दू साहित्य जो लिखा हुआ है उससे बहुत ही बेहतर है। लॉर्ड मैकाले शासक यह भी कहता था कि मुझे ऐसे भारतीयों की आवश्यकता है जो रंग रूप में तो भारतीय हों लेकिन जो है पहनावा दिखावा इस सबसे वह अंग्रेज हों। इसके पीछे कारण यह था कि जो प्राच्य शिक्षा था, अगर देखा जाए बहुत आलोचना दृष्टिकोण से, तो जो प्राच्य शिक्षा था वो तब तक था जो वाणिज्यवादी भारत में अंग्रेजों की वाणिज्यवादी नीति थी। लेकिन जैसे ही औद्योगिक चरण का युग शुरू हुआ, उस चरण की आवश्यकता ही थी कि भारत में आंग्ल शिक्षा दिया जाए, क्योंकि आंग्ल शिक्षा देने से अंग्रेजों को एक ऐसे लोग तैयार होंगे जो ब्रिटिश वस्तुओं को खरीद सकते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक अच्छा जो है क्रेता वर्ग तैयार होंगे। दूसरा यह है कि अब जो है ब्रिटेन का साम्राज्य भारत में बहुत बड़ा हो गया था और ब्रिटेन से अगर वो छोटे कर्मचारी लाते तो उनको ज़्यादा पेड करना पड़ता। तो इन जो प्रशासनिक छोटे कर्मचारी होते थे उसकी पूर्ति जो है इससे होता रहा, निर्विवाद रूप से होता रहा। और ये जो शिक्षित वर्ग होंगे वो भारत को अंग्रेजों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे राजा महाराजा हुए जो समर्थक हुए, उसी प्रकार ये भी जो है सेफ्टी वॉल्व के रूप में अंग्रेजों को मदद करेंगे, तो अंग्रेजों को जो है यहाँ के असंतोष से बचाएंगे। तो ये 3 कारणों से लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति को लागू किया। और जो ये शिक्षा थी ये कमोबेश जो है इसको सरकारी रूप में ऑकलैंड जब गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने इसको लागू किया। ऑकलैंड में इसको ऑकलैंड नहीं लागू किया था। 1844 में एक बहुत बड़ा बात हुआ जब गवर्नर जनरल एलन बरो था, तो उसने कहा कि भारत में अगर किसी को सरकारी नौकरी करना है तो उसको जो है अंग्रेजी शिक्षा जो है अंग्रेजी का जानकारी होना आवश्यक है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत की जो भी परंपरागत शिक्षा के जो स्कूल थे उनका पतन होने लगा, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी अगर प्राप्त करना है तो अंग्रेजी शिक्षा में ही आना पड़ेगा। और कांग्रेस ये जो नीति है वो 1854 तक चलता रहा, 1854 तक चलता रहा, जब चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया।
लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, मैकाले की ही शिक्षा दृष्टिकोण को अपनाया और जो 2 फरवरी 1835 को जो मैकाले ने अपना माइनोर दिया, स्मरण पत्र दिया, उसी के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। तो मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का भारत में समर्थक कहलाता है, जन्मदाता कहलाता है। आज भी आप देखिएगा तो मैकाले की शिक्षा नीति कहा जाता है। तो चार्ल्स वुड जो है 1854 में जो है अपना शिक्षा नीति दिए और इसके द्वारा जो है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जो है उसको छोड़ दिया गया। अधोगमी निस्यंदन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेटेशन को, विपर्वेशन का सिद्धांत को अब छोड़ दिया गया। अब जो है शिक्षा का उच्च, इसमें जो था प्राथमिक शिक्षा पर और माध्यमिक शिक्षा पर को सुधार नहीं करना था, इसमें जो था उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया। उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा पर दिया गया जोर, जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है उस पर जोर दिया गया और कहा गया कि जो नीचे के स्तर पर शिक्षा दिया जाए वो देसी भाषा में दिया जाए और ऊपर के स्तर पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए। इसमें स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया, तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया गया और व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। इसी बात पहली बार जो है जो टीचर बनते हैं उसको बीएड का ट्रेनिंग के लिए भी इसी में लाया गया। अगर कोई अध्यापक चाहता है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि अध्यापक बने तो उसके लिए उसको टीचर ट्रेनिंग, बीएड का जो है ट्रेनिंग दिया जाए, वो इसी आया था। और इसके 1855 में लोक शिक्षा विभाग का स्थापना किया गया। 1855 में लोक शिक्षा विभाग का स्थापना किया गया। इसी समय में 5 प्रांतों में भारत में जो है लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। प्रांत थे वह बंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब। बंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब जो प्रांत थे वहां भी लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया, प्रांतीय शिक्षा विभाग का गठन किया गया, प्रांतीय शिक्षा विभाग का गठन किया गया और लोक शिक्षा विभाग का गठन 1855 में किया गया। लॉर्ड डलहौजी पढ़ाते समय मैंने ये बताया भी था, आपको ध्यान में होगा। उसके बाद इस लंदन विश्वविद्यालय के जो है बेसिस पर भारत में 3 विश्वविद्यालय खोला गया, कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय खोला गया और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बंबई यूनिवर्सिटी और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। तो यही है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। इसको चार्ल्स वुड का डिस्पैच भी कहा जाता है, जिसके द्वारा अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जो था उसको छोड़ दिया गया। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम है ड्रिंक वाटर बैथुन। ड्रिंक वाटर बैथुन नाम है उनका। उन्होंने 1849 में लड़कियों की शिक्षा के लिए कलकत्ता में बैथुन स्कूल खोला था। बैथुन स्कूल खोला था 1849 में। ड्रिंक वाटर बैथुन ने लड़कियों की शिक्षा के लिए कलकत्ता में बैथुन स्कूल खोला था। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक गवर्नर जनरल आते हैं, उनका नाम है विलियम हंटर। गवर्नर जनरल है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था जो प्राथमिक शिक्षा में सुधार की बात कहता था 1882 ईस्वी में। अठारह में जो है आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और 1882 में ही पंजाब विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है। 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है। दिल्ली कॉलेज का स्थापना 1824 में हुआ था। दिल्ली कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा। और 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किया गया था। आपको पता ही होगा कि राजा महाराजा के बच्चों के सैनिक प्रशिक्षण के लिए राजा महाराजाओं के बच्चों के पढ़ने के लिए अजमेर में लॉर्ड मेयो ने एक कॉलेज खोला था
उसका नाम है मेयो कॉलेज 1875 में। और इसी समय 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का भी स्थापना अलीगढ़ में हुआ था। इसका चर्चा मैं पढ़ाऊंगा जब सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ाऊंगा। तो यही है भारत में शिक्षा नीति का विकास। तो यह लगभग जो है आपका 1900 तक का विकास यही है। अब हम जब लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, वायसराय बनकर आता है, तो फिर वहां से लेकर स्वतंत्रता तक का शिक्षा के संबंध में जो भी ब्रिटिश नीति है, कैसे क्या हुआ, चेंजिंग हुआ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो में कोई भी कमेंट हो जरूर कीजिए। वीडियो चरित्र भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चंस का जवाब आपका यहीं पर है। धन्यवाद।